Acha ji, what we shall discuss in today's session, there are a few things. First is introduction to the speaker. Second thing is introduction to IELTS, band requirements, and possible challenges and how to score your desired bands. So this is what we shall do. This is what we shall discuss in today's session. सो आई विल बी बाइलिंगुअल, उर्दू में इंग्लिश में दोनों में मैं बात करूंगा ताकि जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे मेरी बात को समझ सकें। आप में से कुछ हैं जिनकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है। सो सो लेट्स स्टार्ट। ओके, let me tell you about myself. My full name is Muhammad Yaz Aslam. As for my qualification is concerned, my last degree is MPhil teaching English. This is basically MPhil TESOL. TESOL stands for teaching English as a second language. So I have received this degree from Beacon House National University, Lahore, and my majors are language testing and evaluation. IELTS पे मेरी रिसर्च है जी, 1 year dissertation. I've been into teaching IELTS since last 15 years. अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 8.5, 8 और 9 बैंड्स भी आए हुए हैं। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स हमने अपनी वेबसाइट पे लगाए हैं, बाकी भी मौजूद हैं। तो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि एंड जस्टिफाइज मीन्स और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बेसिकली जो रिजल्ट्स होते हैं ना, दैट स्पीक्स लाउडर। तो कुछ भी कर लें हम, ये मेथड वो मेथड, लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ होती है ये कि आपके रिजल्ट्स क्या बोलते हैं, जो आउटकम है, जो आपकी डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो कैसे और क्या चीज़ है। ठीक है, so this is a brief introduction of mine. Now let's talk about IELTS. अच्छा जी, 1996 में it was ELTS. It was ELTS. ELTS stands for English Language Testing System. And after 1996, it became IELTS, International English Language Testing System. टेस्ट क्या होता है, थोड़ा सा टेस्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। टेस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, टेस्ट एक स्केल है। The way we have weigh machine, the way we have thermometer, we have different other instruments to measure different things. हम मशीन यूज करते हैं, कोई ग्रॉसरी लेनी है उसका वेट करने के लिए। इसी तरह बेसिकली टेम्परेचर नोट करने के लिए भी कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है जब भी मेजरमेंट की बात आती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो टेंजिबल नहीं होती, जिनको हम पकड़ नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते। कुछ फिलोसफीज होती हैं, जैसे हवा है, उसका भी कुछ ना कुछ वजन, कोई वॉल्यूम होगा। लेकिन कुछ फिलोसफीज हैं, जैसे विजडम है, जैसे लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, ठीक है ना, जैसे लाइफ है। इस तरह की कुछ चीजें होती हैं, तो बाज़ का हमें उनको भी कहीं ना कहीं मेजर करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करना पड़ता है, कोई स्केल डिजाइन करना पड़ता है। होती तो एब्स्ट्रैक्ट चीजें नजर तो नहीं आती, लेकिन ये कि हमें उसके लिए कौन कितना सच्चा है, कितना झूठा है, ठीक है ना, कौन जो अपनी बात का पक्का है, कौन अपनी बात का पक्का नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अब सच को कैसे आप मेजर करेंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट तो बनाएंगे उसके लिए।
इसी तरह लैंग्वेज लर्निंग की जब बात करते हैं या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं, तो people they design, they devise different kinds of instruments, so these are called scales. ठीक है। तो जब हम एक और चीज, जब इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं, कोई भी स्केल बनाते हैं, कोई वेट मशीन बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, तो उस वक्त हमारे जहन में एक और भी बात होती है, वो ये होती है कि यार हमने ये बनाना क्यों है। अगर हमने टेम्परेचर नोट करना है ह्यूमन बॉडी का, तो फिर हम एक छोटा सा थर्मामीटर बनाएंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर नोट करना है हमने, बेसिकली जैसे मेल्टिंग पॉइंट नोट करना हमने लोहे का, आयरन का, या किसी और चीज़ का जो 2000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, या हमने टेम्परेचर नोट करना है कि जी सियाचिन के अंदर -50, -60, -40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो उसके लिए ह्यूमन जो थर्मामीटर ये तो काम नहीं करेगा। तो फिर उसके लिए थर्मामीटर डिफरेंट होगा। इसी तरीके से जब हम टेस्ट डिजाइन करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये बताना होता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाई वी आर डिजाइनिंग दिस असेसमेंट, मकसद क्या है। तो आइल्स का मकसद, दो मकसद हैं आइल्स के। नंबर वन, लैंग्वेज असेसमेंट फॉर स्टडी वीजा। सेकंड इज लैंग्वेज असेसमेंट फॉर इमिग्रेशन और वर्क वीजा। यहाँ पे अभी कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक एकेडमिक रीजन है कि क्यों हमें ये लैंग्वेज की असेसमेंट चाहिए, हमने किस वजह से इस चीज़ को असेस करना है। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग। तो यहाँ पे बेसिकली जब हम वर्क वीज़ा की बात करते हैं, या तो दो, एक डिफरेंट बॉडीज आई, थ्री डिफरेंट बॉडीज थी। एक थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड के अंदर, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। एक स्टेक होल्डर ये सामने आ गया। सेकंड आ गया जी आईडीपी, द ब्रिटिश काउंसिल। और थर्ड है जी आईडीपी। ये थ्री बॉडीज जो सी हमारे सामने आ गई, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल। इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक दुनिया में ऐसा टेस्ट लॉन्च करेंगे, जब किसी ने बाहर आना है हमारे मुल्क में, तो हम देख लेंगे कि क्या उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो किसी यूनिवर्सिटी में बैठ के जब वो टेस्ट दे, जो अब मास्टर्स करेगा, पीएचडी करेगा, या एमफिल करेगा, या एमएस करता है, तो क्या उस यूनिवर्सिटी सेटिंग के अंदर ही और शी कैन स्पीक वेल, he or she can make assignments. If we will give them different kind of assignments, you have to read these books and then you have to present yourself in class, in front of class. So is this possible that you can face the audience, you can argue, you can discuss different things with them? All these things are possible. So if it is not possible, so might be there are chances that you will waste your money. The moment you will go there, the moment you will go and take admission at different universities, so there isn't, I mean, it is not possible that you can communicate with those people. So to prevent these kind of problems, they devise one assessment. दूसरी चीज ये होती है कि उन्होंने कहा कि एक तो यूनिवर्सिटी सेटिंग में हमने इंग्लिश लैंग्वेज की जो ज़रूरियात हैं उसको जेन में रख के एक टेस्ट डिज़ाइन करना है। अच्छा, दूसरा टेस्ट हमने वो डिज़ाइन करना है कि जब आप इमिग्रेशन के लिए करवा के यहाँ पे हमारे माइग्रेंट हो जाते हैं, सिटीजनशिप ले लेते हैं, यूके की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो क्या आप यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं? क्या यहाँ पे हमारी सोसाइटी में लोगों से अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो कम्युनिकेट कर सकते हैं? कम्युनिकेट भी सिंपल कम्युनिकेशन नहीं है, योर बिजनेस कम्युनिकेशन। कैन यू, इज दिस पॉसिबल दैट यू कैन परसुएड देम, you can sell your products, so you can find different jobs, if you can read different kinds of newspapers, different flyers, so all these kind of things, is possible? अगर ये मुमकिन है तो ठीक है, आपको हम वीज़ा दे देते हैं। लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ थ्रेश होल्ड डिज़ाइन कर दिए, और दुनिया में एक उन्होंने कहा कि अच्छा, हम ना एक चीज़ बनाते हैं जिसको कहा CEFR, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क रेफरेंसेस, इस तरह करके इसकी एब्रीवेशन है।
उन्होंने कहा कि जी कुछ कैटेगरी हमारे पास लोगों की है जो कि A1 है अंग्रेजी जबान में, उसके बाद A2 आ गया, फिर B1 आ गया, फिर B2 आ गया, फिर C1 आ गया, और फिर C2 आ गया। सो वी हैव ऑल दीज कैटेगरीज, राइट। अब A1 A2 उन्होंने कहा जी ये 4 बैंड के लोग हैं, 4.5 के, बिल्कुल बेसिक लेवल की, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। बास केसेस में जैसे एक बंदे की शादी हुई है, अब अपनी बीवी को बुलाना चाह रहा है और बीवी ने काम कुछ नहीं करना, वो घर में रहेगी, तो उसने कहा यार स्पाउस वीजा चाहिए, इसको A1 का टेस्ट दे दो। या किसी को अच्छा थोड़ा बहुत बोल ले यहाँ पे, तो इसको B1 दे दो। अब वो B1 लेके आना उन्होंने। अब B1 जो है, दुनिया का कोई भी टेस्ट है ना, उन्होंने अपना अपना क्राइटेरिया बता दिया कि अगर 5 बैंड होंगे तो हमारा B1 स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमारे स्टूडेंट ने 5 बैंड ले लिए तो फिर आप B1 स्टार्ट कर लें। इसी तरह अगर हमारे स्टूडेंट ने 7 बैंड ले लिए तो उसको आप C1 कैटेगरी में डाल दें। अच्छा, इसी के मुकाबले में पीटी एकेडमिक्स वाले आए, उन्होंने कहा जी अगर हमारे स्टूडेंट्स ने 67 स्कोर कर लिया तो आप उसको C1 कैटेगरी में डाल दें। इस तरह फिर टॉफल आ गए। ये डिफरेंट तराजू हैं, डिफरेंट स्केल्स हैं। पीटी भी स्केल है, टॉफल भी है, आइल्स भी है, लेकिन जो क्रेडिबिलिटी है ना, कभी पाकिस्तान में किसी को सीरियस बीमारी अल्लाह माफ करे लग जाए तो डॉक्टर्स कहते हैं जी आग खान यूनिवर्सिटी से आग खान की रिपोर्ट लेके आए, या आप लेके आए शौकत खानम के, दूसरे किसी लेबॉर्टरी की हम मानते ही नहीं है। तो दूसरी लेबॉर्टरियां भी तो टेस्ट करती है ना, दूसरी लेबॉर्टरियां भी, उनके पास भी स्केल्स हैं, मशीन्स हैं, सारा कुछ है। अर्राजी है, कोई और मतलब सिटी लैब है, इस तरह करके लाहौर में भी, बाकी दुनिया में बेशुमार है। लेकिन ये क्रेडिबिलिटी के लिहाज से, टेस्ट की ऑथेंटिसिटी के लिहाज से, उन्होंने कहा कि जो हमें सबसे ज्यादा ट्रस्ट है वो शौकत खानम पे है, और दूसरे नंबर पे आ खान। उन्होंने अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखा जिसकी वजह से उसके ऊपर क्रेडिबिलिटी बन गई। इस तरह दुनिया में अगर हम लैंग्वेज टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन की बात करें, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन, कि टेस्ट कैसे करना है किसी को। और ये इतना आसान नहीं है कि टेस्ट बैठ के बना दिया, 2-4 किताबें पकड़ी, 2-4 चीज़ें पकड़ी, ऐसा नहीं है। मैं भी ऐसे ही समझता था। जब मैंने रीडिंग के ऊपर रिसर्च की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ, तो फिर मुझे पता लगा कि यार ये तो दुनिया ही ज़्यादा है। मैं तो समझता था 2 अंग्रेज बैठते होंगे, एक किताब पकड़ते होंगे, उसमें से 5 सवाल पता करते लिखते होंगे, उसके बाद वो अंग्रेज कहते होंगे चलो जी पाकिस्तान में दे दो, ये इंडिया में दे दो, दुबई में दे दो, सऊदी अरब में दे दो, ये जी इंग्लैंड में भेज दें, ये जी अमेरिका भेज दें, ये जी कनाडा भेज दें। वो लोग वहाँ पे टेस्ट दे देते होंगे, वो पैसे उठा के अपनी जेब में डाल लेते होंगे, तो अरबों खरबों रुपया कमा रहे होंगे। ये मेरा एक पर्सपेक्टिव था, ठीक है ना। एक शुरू में था कि जी ये टेस्ट डिज़ाइन होता क्या है। बट लेटर ऑन आई लर्न सो मैनी थिंग्स, मुझे पता लगा कि करोड़ों रुपया लग गया सिर्फ इनकी वैलिडिटीज के ऊपर। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, डॉलर्स में पे करते हैं, डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर रिसर्च वर्क कर रही हैं। खाली रीडिंग किसको कहते हैं, उसके ऊपर 3 रिसर्च पेपर थे। 2015 में मैंने 18,000 के परचेज किए थे। किसके लिए? सिर्फ रीडिंग किसको कहते हैं, रीडिंग की डेप्थ क्या है, ठीक है ना, इसको अंडरस्टैंडिंग इसकी क्या है, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर। तो ये इतनी गहरी और इतनी बड़ी दुनिया थी कि इसको आम रूटीन में हम समझते हैं जैसे एक टीचर ने टेस्ट बना दिया, नहीं नहीं। इसके पीछे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है, इसके पीछे कंस्ट्रक्ट होता है, सब कंस्ट्रक्ट होते हैं, रीडिंग के छोटे छोटे हिस्से चेक किए जा रहे होते हैं, स्पीकिंग के किए जा रहे हैं, लिसनिंग के किए जा रहे हैं, राइटिंग के किए जा रहे हैं। तो एक बड़ी दुनिया है ये मतलब ये कि बड़ा एक इसका नॉलेज है, बॉडी ऑफ नॉलेज है। आगे चलते हैं हम लोग। अब इस वक्त ये 3 बॉडीज जो सी थी, ब्रिटिश काउंसिल, आईडीपी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इनमें से एक थी जिसने टेस्ट डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी ले ली। क्योंकि टेस्ट डिज़ाइन करना इतना आसान नहीं था, उसके लिए स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स और लिंग्विस्ट्स और डिफरेंट किस्म के बंदे चाहिए थे जो कि इस पर डिज़ाइन करते। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो सी है उसने डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है, कैम्ब्रिज इंग्लिश लैंग्वेज सिंडिकेट। तो दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन दिस असेसमेंट, ठीक है। अच्छा,
अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो डिपार्टमेंट है टेस्ट डिज़ाइन, मैंने जब रिसर्च की थी उस वक्त कुछ 3 4 5 PhD डॉक्टर्स थे, उनके असिस्टेंट्स थे, और काफ़ी उनका डिपार्टमेंट बड़ा था, तो वो बेसिकली इसके ऊपर टेस्ट करते थे। और छोटी छोटी चीज़ों पे बड़ा एक लंबा चौड़ा एक सिलसिला था, फिर कभी डिस्कस करेंगे इस चीज़ के ऊपर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कहा जी हम टेस्ट डिज़ाइन करेंगे। अब यूं समझें कि लाहौर बोर्ड का या कराची बोर्ड का या किसी मुल्तान बोर्ड का टेस्ट डिज़ाइन हो रहा है, बोर्ड डिज़ाइन कर रहा है। अब उन्होंने कहा कि जी आप इसको एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट करने के लिए दो डिफरेंट बॉडीज थी, एक ब्रिटिश काउंसिल और एक IDP। ब्रिटिश काउंसिल ने इसको डिज़ाइन करना शुरू किया, एग्जीक्यूट करना शुरू किया। ब्रिटिश काउंसिल को यूं समझें कि जो लाहौर बोर्ड ने टेस्ट डिज़ाइन किया, वो उसने मुख्तलिफ स्कूलों में सेंटर्स के अंदर भेज दिया कि यहाँ पे आप टेस्ट ले लें। वहाँ पे लोग जाते हैं, बैठते हैं, स्टूडेंट्स जाके टेस्ट देते हैं। ब्रिटिश काउंसिल टेस्ट को एग्जीक्यूट करती है। और इसी तरह IDP ऑस्ट्रेलियन बॉडी है, ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बेसिकली ये ब्रिटिश हैं, इंग्लैंड हैं। तो जो IDP है ना, उसके शेयर सबसे ज्यादा है इसमें, लेकिन शुरू में इनका एक क्लेम था कि हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे टेस्ट को करते हैं, हम इसमें से अर्न नहीं करते। लेकिन अब मुझे लगता है ऐसा नहीं है। दे हैव मेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, might be millions of dollars, I don't know for sure, I cannot say anything. But one thing, 2015 2017 के अंदर, सॉरी 2015 में व्हेन आई वाज डूइंग स्टडी ऑन इट, तो मैंने उससे कहा कि जी आप मुझे पॉपुलेशन साइज बताएं, रिसर्च के लिए ज़रूरी होता है। यानी आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में हर साल कितने बंदे टेस्ट देते हैं। तो उन्होंने कहा जी ये कॉन्फिडेंशियल है, वी कैन नॉट शेयर विद यू, बट आप एक काम करें कि पाकिस्तान की जो UK के साथ ट्रेड होती है ना, और वहाँ पे कितना पैसा पाकिस्तान में आ रहा है और कितना पैसा पाकिस्तान से जा रहा है, उसके एजुकेशन सेक्टर से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि हम कितना स्टूडेंट पाकिस्तान से वहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में 2.2 मिलियन पीपल इन 2017, 22 लाख लोग एक साल में उन्होंने टेस्ट दिया। ये थोड़ा सा नंबर नहीं है, 22 लाख। ठीक है, ये मैं बात करूं 2017 के अंदर, 2017 में। अच्छा, आइल्स एक ऐसा सर्टिफिकेट है, एक ऐसा इंडिकेटर है, एक ऐसी चीज है कि जिसके बाद वो और भी चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं। वो देखते हैं कि बंदा कितना पढ़ा लिखा है। अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है तो इसका मतलब है आपने किताबें भी ज़्यादा पढ़ी होंगी, आपकी वोकेबलरी अच्छी है। वो आपके नॉलेज को भी सेस करते हैं। पाकिस्तानी सर्टिफिकेट्स के ऊपर उन्हें यकीन नहीं है, यहाँ पे 2 नंबर बन जाते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर्स झूठे बन जाते हैं। तो उन्होंने जो कुछ चेक चुक करना होता है ना, वो अपने अपने टेस्ट के थ्रू कर रहे होते हैं कि यार ये आइल्स जो है ना, इससे पता लग जाएगा। अगर किसी के 8 बैंड किसी ने ले लिया ना पाकिस्तान में, ये 7.5 या 9 या 8.5, तो इसका मतलब है वो एकेडमिकली साउंड ही है। अब वो कुछ भी कर सकता है, उसकी वाकई डिग्रियां डुग्रियां सारी वैलिड हैं। जो पाकिस्तान में उसने एक्सपीरियंस लेटर्स वगैरह लिए हैं वो ठीक है। लेकिन अगर कोई इसमें स्कोर नहीं कर सकता, बेशक वो दिखाता रहे मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं कुछ भी हूँ, वो पाकिस्तान के सर्टिफिकेट्स डिग्रीज के ऊपर इतना रिलाय नहीं करते। मांगते ज़रूर हैं, उसके स्कोर्स भी होते हैं, लेकिन क्योंकि वो स्केप्टिकल होते हैं हम लोगों की हरकतों की वजह से, हम लोगों की गलतियों की वजह से, हम लोगों के झूठ की वजह से, इस वजह से उनके पास जो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है ना, वो आइल्स है। अब आप PT का टेस्ट दे दें और आइल्स का दे दें, PT की लाइन डिफरेंट होती है। PT वालों को वो शक की निगाह से देखते हैं। ऑक्सफोर्ड टेस्ट है, सेल्ट, पता नहीं क्या क्या और भी टेस्ट आए हुए हैं। लेकिन आइल्स समझें कि जैसे अब यूं समझें कि अगर आम गाड़ी सुजुकी है ना, तो आइल्स जो सी है वो लैम्बोर्गिनी है, वो बुगाटी है, वो एक पूरी क्लास है। आइल्स में किसी ने 8 बैंड लिए हैं, किसी दूसरे टेस्ट में लिए हैं, वो 8 वाली कैटेगरी लेता है, वो एकेडमिक एलीट कहलाते हैं। लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग है उनकी, जाहिर बात है, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग बड़े साउंड प्रोफाउंड किस्म के लोग हैं। समझ आ रही बात? तो इस तरीके से वो इसको एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं वीज़ा ग्रांट करने में। अगर आपके आइल्स में स्कोर अच्छे हैं तो वो कंफर्टेबल होते हैं कि यार ठीक है, बंदा जेन्युइन है, इसको जाने दो। लेकिन अगर आपके स्कोर कम होंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। सेकंड, डिफरेंट का जो आपकी कंट्रीज हैं उनकी पॉलिसीज भी चल रही होती हैं
कि कभी वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, कभी वो जाने दे रहे होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स इसके अंदर है। हम आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। अच्छा, अब ये टेस्ट डिज़ाइन कैसे हुआ, सारी चीज़ें इसको बाद में डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ डिस्कस करते हैं बैंड रिक्वायरमेंट्स की। अच्छा, इसके अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले लिसनिंग, देन रीडिंग, देन लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। लिसनिंग के बारे में ब्रीफ बताता हूँ। 4 सेक्शंस। लिसनिंग में कितने सेक्शंस होते हैं जी? 4। और इसकी टेस्ट आइटम्स कितनी है, चले क्वेश्चंस कितने हैं इसके? क्वेश्चंस हैं इसके 40। टेस्ट आइटम ना टेक्निकल वर्ड है, इसको यूज करते हैं सवालों की जगह पे। ठीक है ना, जैसे एजुकेशनल रिसर्च के अंदर टेस्ट आइटम की बात होगी तो उसका मतलब है क्वेश्चंस की बात हो रही है। 4 सेक्शन है, 40 क्वेश्चंस हैं। 8 बैंड लेने के लिए आपको 35 करेक्ट होने चाहिए। रीडिंग, रीडिंग के भी क्वेश्चन 40 हैं, लेकिन रीडिंग की 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। लिसनिंग सेम है एकेडमिक वालों के लिए भी और जीटी वालों के लिए। एकेडमिक कौन है? जिन्होंने स्टडी के लिए बाहर जाना है। जीटी वाले कौन है? कि जिन्होंने इमिग्रेशन के लिए बाहर जाना है। तो जो एकेडमिक वाले हैं उनके लिए और जो जनरल ट्रेनिंग वाले हैं उनके लिए रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन दोनों में क्वेश्चंस 40 हैं। अगर एकेडमिक में कोई 35 स्कोर करता है, ये मैं बाद में बताता हूँ जब मैं डिटेल में रीडिंग में आता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको बता दूँ। टाइम इसके अंदर 60 minutes। And when we talk about writing modules, so there are 2 different test items, 2 different questions. Question number 1, it carries 33.7%. And question number 2, 67.3%। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं, 33.7% एंड 67.3%। इन सिंपल वर्ड्स आपको समझाने के लिए, वैसे इतना सीधा नहीं है बैंड्स कैसे बनते हैं, लेकिन समझाने के लिए 3 बैंड का सवाल नंबर 1 है, और जो सवाल नंबर 2 है वो है जी 6 बैंड। अच्छा जी, ये भी डिफरेंट होता है। इसमें जो जीटी का टेस्ट होता है, आइल्स राइटिंग जीटी, जीटी के अंदर यू नीड टू राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 होता है लेटर, वर्ड्स होते हैं मिनिमम 150 वर्ड्स। टाइम इसके लिए 20 मिनट्स वो कहते हैं आप ले लें। वैसे 60 मिनट्स होते हैं, जितना मर्जी टाइम जिस मर्जी सवाल पे लगाएं, आपकी मर्जी है, बट 20 मिनट्स रिकमेंड करते हैं वो कि आप क्वेश्चन नंबर 1 पे स्पेंड करें। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो सा है वो है जी एसए। एसए के 250 वर्ड्स होते हैं, और इसके अंदर जो क्वेश्चन है का टाइम है दैट इज 40 मिनट्स। ये हमारा हो गया जी आइल्स राइटिंग जीटी। अब बात करते हैं आइल्स एकेडमिक राइटिंग की। 2 टेस्ट डिफरेंट हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जीटी जनरल ट्रेनिंग इमिग्रेशन वर्क वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए एकेडमिक कहलाता है। एकेडमिक में लेटर नहीं होती, एक रिपोर्ट लिखनी होती है आपने। अगेन 150 वर्ड्स, 250, 20 मिनट्स, और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 एसए का होता है। लेकिन वो एसए जो जीटी में आता है और वो एसए जो एकेडमिक में आता है, आज अगर 9 में है and different students they sit in the examination center, then they are about to take the assessment, so the question number 2 will be different, right? एसए का जो क्वेश्चन होगा वो डिफरेंट होगा, और जीटी वालों का और ऐसे आया होगा, एकेडमिक वालों का और ऐसे आया होगा। इसके पीछे फिर एक डिबेट है कि एसए क्यों डिफरेंट होता है। ये भी इसके ऑब्जेक्टिव्स की वजह से डिफरेंट होता है। जो एसएलओज होते हैं ना, लर्निंग आउटकम्स, उसकी वजह से डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी कि जीटी वालों का थोड़ा सा आसान होता है, एकेडमिक वालों का थोड़ा सा उसमें एक ट्विस्ट होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है एकेडमिक वालों के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स दे स्कोर 7.5, 7, 8 बैंड, so it is easy, right? Just keep this one thing in your mind that nothing is impossible in this world. You can do whatever you want to do if you are serious, consistent, and focused, right? So no problem.
So after this, let me talk about speaking. Speaking में there are four sections, three sections, four sections समझ लें जी। सबसे पहले होता है जीरो सेक्शन या वन सेक्शन, इसमें होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के स्कोर्स नहीं होते, मार्क्स नहीं होते। पहला क्वेश्चन होता है प्लीज टेल मी योर नेम, व्हाट्स योर नेम। So you can say my full name is this, or you can call me this, or simply you will tell your name. There isn't any problem by telling the name. Second is introduction. So introduction, in this section, you need to introduce yourself. You will tell something about yourself, your hobbies, your family life, your qualification, your work, something about your work and what do you want to do in the in coming days. All these kind of information you will provide in this section, introduction. इसका मकसद क्या है? इसका मकसद होता है आपको रिलैक्स करना। आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बट इट विल हेल्प यू टू काम डाउन, ठंडा करके आपको थोड़ा सा। फिर मकसद ठंडा करना क्या होता है? आपके साथ हमदर्दी है उनको। अब ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, क्यों आपको कॉन्फिडेंस गेन करवाते हैं और क्यों आपको, इसका कोई बताता है आप में से कोई? क्या जहन में है आपके कि क्यों वो चाहते हैं कि आप जरा कंफर्टेबल हो जाएं? जी बताएं, सारिश आपका क्या ख्याल है? सर बेसिकली दे जस्ट मेरे ख्याल से वो ये सिर्फ चाहते हैं कि हम ताकि वो अच्छे तरीके से जान सके कि हम नर्वस होंगे ऑब्वियसली तो अच्छे आंसर्स नहीं दे सकेंगे, कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकेंगे। तो वो सिर्फ हमें रिलैक्स करना चाहते हैं ताकि हम फ्रिक्वेंटली अच्छे तरीके से बात कर सकें और वो प्रॉपरली जज कर सकें कि वे वी आर स्टैंडिंग। बड़ी माशाल्लाह आप इंटेलिजेंट हैं, अल्लाह ताला आपको मजीद इल्म अता करे। करीब करीब पहुंच गई हैं। थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, जब सुनियारे की दुकान पे जाते हैं ना हम, तो पंखा बंद कर देता है, क्योंकि वहां पे हम ग्राम्स में तोल रहे होते हैं। 1 तोला सोना, 2 तोले सोना, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 12 ग्राम, 24 ग्राम। लेकिन जब आप आलू या सब्जी लेने जाती हैं तो वो कभी भी पंखा नहीं बंद करते। वो 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये किलो आलू मिल जाते हैं आपको। इसी तरह जब आइल्स के अंदर आपकी असेसमेंट स्टार्ट होती है ना, तो वो ये कहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस शेक करेंगे ना हम, तो उसके बाद फिर जो आप रिस्पॉन्स देंगे वो असल वैल्यू नहीं आएगी। जैसे कहते हैं ना, ब्लड प्रेशर की मशीन लगाएं तो बोले ना, रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर सही नहीं पता लगेगा। इसी तरह पहले 2-3 मिनट बंदे का दिल तेज तेज धड़क रहा होता है, वो परेशान होता है, तो उसको रिलैक्स किया जाता है, ताकि जब वो बोलना शुरू करे तो उसकी अंग्रेजी जबान का टेस्ट है, उसके कॉन्फिडेंस का टेस्ट नहीं है। अगर ये कॉन्फिडेंस को हमने बीच में डाल दिया तो फिर जो रिजल्ट्स आएंगे वो ऑथेंटिक नहीं होंगे। ठीक है, उसके कंस्ट्रक्ट में, स्पीकिंग के कंस्ट्रक्ट में, उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस को गेज नहीं किया जाता किसी भी जगह तरह से। जब नहीं किया जा रहा, स्केल नहीं किया जा रहा, तो ये एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल है जो इसके अंदर आ रहा है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपसे इंट्रोडक्शन लिया जाता है। आपसे अगर वो बंदा है वहां पे, वो हाथ मिलाता है, भट्ट साहब होते थे एक ब्रिटिश काउंसिल में, अंदर बिठाएंगे, आपको पानी शानी पूछेंगे, पूछेंगे कोई आप परेशान तो नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप अगर चाहें तो हम टेस्ट स्टार्ट। मैंने जब टेस्ट दिया था तो वो खातून थी, मुझे कहती आप कंफर्टेबल हैं? मैंने कहा हाँ। कहती पानी पीना है आपने? पानी पी लें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। मैंने फिर पानी पिया, 1-2 मिनट इधर उधर देखता रहा। मैंने कहा अच्छा जी चलें, लेट्स स्टार्ट टेकिंग द असेसमेंट। तो एक्चुअली दे वांट यू टू काम डाउन ओनली फॉर देयर ओन पर्पसेस। इफ दे विल मेक फेसेस एंड ट्राई टू कंफ्यूज यू, then you will not get the outcome, you will not get the result according to your according to the assessment criteria. इसलिए अक्सर स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर वो तो इतना अच्छा उसने बोला मुझसे, मैं तो जनाब साहब जी वहां से आई, वो तो कहती शाबाश शाबाश, मुझे यूं इशारे करे, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, बड़ा जबरदस्त, मेरे तो सर 7 बैंड आ जाएंगे। अच्छा, बाज का वो कहते हैं कि सर वो ना यकदम मेरे से, मैं बोलता था क्वेश्चन चेंज कर देते थे, मैं फिर बोलता था क्वेश्चन चेंज कर देते थे। लेकिन वो ना एक्चुअली, वो जो अच्छा बोल रहे हैं, अगर आपकी एबिलिटी सही नहीं है, आपको शाबाश शाबाश भी कहते जा रहे हैं, उन्होंने आपको 5-6 बैंड ही देने हैं जो आपकी एबिलिटी है। लेकिन अगर आप को बार बार क्वेश्चन भी चेंज कर रहे हैं और आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे, बेसिकली क्वेश्चन उस वक्त चेंज करते हैं वो देखते हैं कि इसने कोई रट्टा तो नहीं लगाया हुआ,
कोई चीज़ जुबानी याद करके तो नहीं सुना रहा, जब उन्हें शक पड़ता है तो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। ठीक है, बार बार क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं तो असेस करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे फिर थोड़ा सा इस तरह होता है कि वो, लेकिन ये कि मकसद उनका यही होता है। उसके बाद सेक्शन नंबर, उसके बाद जो मेन सेक्शन होता है वो बेसिकली पार्ट वन होता है, जिसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें बेसिकली यू नीड टू रिस्पॉन्ड बाय विच कलर यू लाइक द मोस्ट। You will tell I like blue color because this is color of sky and it tells us about the depth. And if we want to, since my childhood, I like this color. The reason is arbitrary. I don't know much about it, but I like this color because I think my mother, she also liked it. कुछ रीजन बतानी है, कुछ वजह बतानी है। कहते हैं which what kind of clothing you like the most, so which cuisine you like the most, what kind of food you like the most, do you like traditional food or continental foods, राइट। तो जो भी आप रीजन बताएंगे, आप कैसे जाते हैं ऑफिस में, बाइक पे, मोटर कार पे, आप रीजन भी बताएं क्यों, बाइक पे क्यों जाते हैं। मैं टाइम बचाना चाहता हूँ, मैं बेसिकली जल्दी पहुंच जाता हूँ, इकोनॉमिकल है, अफोर्डेबल है, पेट्रोल कम लगता है। ठीक है ना। गाड़ी पे क्यों जाते हैं जी, वेदर इज बॉइलिंग एंड स्कॉचिंग द प्लेस वेयर आई लिव इन, राइट, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट समर्स, इट इज very hot. So I use my own car, right? I can afford my car. Second thing is my working place is, you may say that 100 kilometers away from my residential place. It takes almost 1 hour and 20 minutes to reach there. So I always try to prefer car on other types of transportations. तो रीजन बतानी है आपने, फिर उसकी वजह बतानी है। 4 क्वेश्चन है, आसान है, मुश्किल नहीं होते इतने, इसकी तैयारी हो जाती है। ठीक है ना। उसके बाद जो पार्ट 2 होता है इसमें, ये होता है क्यू कार्ड का। क्यू कार्ड एक कार्ड दिया जाता है आपको, उस पर कुछ छोटी सी चीजें लिखी होती हैं कि आप किसी फैमिली पर्सन के बारे में बताएं, वो आप उससे बड़े इंस्पायर हैं, वो कौन है, कहाँ रहता है, क्यों इंस्पायर हैं, किसी आप इवेंट पे गए हैं, किसी पार्टी पे, बर्थडे पार्टी पे, किसी और इवेंट पे, उसके बारे में बताएं, कब गए, क्या हुआ था। 2 मिनट आपने बोलना है मुसलसल, 1 मिनट के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कार्ड दे देते हैं, आप उसको पढ़ें, 1 मिनट देते हैं, कुछ तैयार लिखना लिखना है, लिख लें। उसके बाद आपने मुसलसल उस पर बोलना शुरू करना है। 3 छोटे क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं। एक मेन क्वेश्चन होता है, किसी पर्सनैलिटी के बारे में बोलें, किसी जगह के बारे में बोलें, किसी इवेंट के बारे में बोलें, किसी बुक के बारे में बोलें, किसी मूवी के बारे में बोलें, किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के बारे में बोलें, कोई आपने किसी जगह पे गए तो आपसे किसी ने फीडबैक लिया, कोई सर्वे फॉर्म फिल कराया, वो क्या सर्वे फॉर्म था, वो क्या फीडबैक था। इस तरह के क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं क्यू कार्ड के अंदर। ठीक है। तो क्यू कार्ड जो है ना, वो सेकंड पार्ट होता है इसका, और इसके अंदर आपको मुसलसल बोलना होता है। दिस इज कॉल्ड अ मोनोलॉग। So alone you need to speak on it, and they keep on observing you, they keep on checking your grammar, pronunciation, fluency, grammatical range and accuracy, and all these kind of things, right, which are in the band descriptors of the speaking module. जरा सी गलती पे उन्होंने नोट डाउन कर लेना है, और वो आपको एक और लफ्ज कहेंगे कि वट एवर आई एम राइटिंग ऑन द पेपर, दिस इज नॉट योर मार्क्स, सो डोंट बी पैनिक, आई एम राइटिंग समथिंग एल्स, जस्ट कीप ऑन टेकिंग द असेसमेंट। अच्छा, इसमें ना एक्सेंट नहीं नोट होता, इसमें प्रोनाउंसिएशन नोट होती है। एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन 2 अलग-अलग चीजें हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। समझ आ रही बात। तीसरा पार्ट जो होता है ना इसके अंदर, स्पीकिंग के अंदर, ये होता है आपका डिस्कशन क्वेश्चंस। इसमें एग्जामिनर्स आपके साथ पार्टिसिपेट करता है। अक्सर ये क्यू कार्ड से मुतल्लिक ही होता है, लेकिन लंबे सवाल होते हैं, आपसे पूछा जाता है, रीजंस पूछी जाती है, हाउ के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे, क्यों, कब, क्या, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। सवाल से बात निकालते हैं। ठीक है ना। तो ये थर्ड सेक्शन, ये भी कोई इतना आसान नहीं होता, जिनसे नहीं बोली जाती है तो फिर तो कुछ भी कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी पैटर्न को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन ठीक करनी पड़ेगी, यू नीड टू बी फ्लुएंट। ठीक है, यू नीड टू गेट ऑन इन लेक्सिकल रिसोर्सेज, यू नीड टू लर्न इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। और यहाँ पे एक क्राइटेरिया जो सब मॉड्यूल्स में है, जिसकी असेसमेंट हो रही है, वो होता है आपके वोकैबलरी। कैबलरी को आपने लाजमी इम्प्रूव करना है।
और जो स्पीकिंग की वोकैबुलरी है ना, उसमें आपके इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस चेक किए जाते हैं, नेटिव लाइक एक्सप्रेशंस चेक किए जाते हैं, मॉडर्न इंग्लिश चेक की जाती है, कितना आप नेटिव्स के करीब करीब बोलते हैं, आप पाकिस्तानी इंग्लिश बोलते हैं या उनकी बोलते हैं, उनके इडियम्स जो मोस्टली इन है उनको यूज करते हैं, उनको देखते हैं, किसी और चीज को सेस करते हैं। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ थिंग दिस एसेसिनेट। अगर कोई अंग्रेज आ जाए ना, तो परेशान नहीं होना आपका टेस्ट लेने के लिए, वो थोड़े अच्छे नंबर दे देते हैं पाकिस्तानियों से। बहरहाल ये 3 सेक्शंस होते हैं कि जिसके अंदर स्पीकिंग की असेसमेंट होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बैंड रिक्वायरमेंट्स की। सबसे पहले बात करते हैं इमिग्रेशन, वर्क वीजा। ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी केसेस में यू नीड 8 इन ईच मॉड्यूल, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग सब में आपको 8 8 8 8 चाहिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं। समझिए बात। कुछ केसेस में 7.5 ओवरऑल एंड 7 ईच, ये भी चल जाते हैं। अगर आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप पढ़ाते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल लेवल पे, या आपने कोई ऐसी डिग्रीज की हुई हैं, तो आपको एकेडमिक के अंदर 8 ईच करना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ का वीज़ा मिलेगा, वहाँ पे जॉब मिलेगी। अदरवाइज आपको जॉब नहीं मिलेगी वहाँ पे किसी भी एजुकेशनल सिस्टम के अंदर। ठीक है ना, ये बॉटम लाइन पे, यू नीड 8 इन ईच मॉड्यूल, इतना आपको चाहिए होगा, फिर दे विल गिव यू जॉब्स। कुछ केसेस में बिजनेस वीज़ा या कुछ केसेस में 6.5 भी चल जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। कनाडा की बात करें तो सबसे अच्छे हैं जी, CLB 10, 8.5, 8.5, 7.5, 7.5. So this is the band requirement which is called CLB 10. इसके मुकाबले में 8,777, this is called CLB 9. CLB 9 कनेडियन इमिग्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है, और CLB 10 भी। ज़्यादातर लोगों को CLB 9 रिक्वायर्ड है। अगर आपकी एज 32 35 तक है, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, मास्टर्स एम फिल आपने किया हुआ है, कोई 4 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो फिर आप इस कैटेगरी में आ सकते हैं। और उसके बाद आप अप्लाई करें तो आपको एज के भी स्कोर मिलेंगे, आपको उसके भी स्कोर मिलेंगे, इमिग्रेशन सॉरी एक्सपीरियंस के भी मिलेंगे, क्वालिफिकेशन के भी मिलेंगे, और फिर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करके कनाडा में जा सकते हैं। समटाइम तो कुछ सख्ती हो जाती है, समटाइम कोई नरमी हो जाती है, ये ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन ये कि इस तरीके से कनाडा के लिए जा सकते हैं। फिर C 7.5 ओवरऑल एंड 7 इन ईच, ये डॉक्टर्स को रिक्वायर्ड होते हैं, नर्सेज को रिक्वायर्ड होते हैं, जो बाहर के मुल्कों में जाके काम करना चाह रहे हैं, खासतौर पे UK के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड प्लैब, एक कोर्स होता है, उन्हें MBBS के बाद करना पड़ता है, वहाँ पे ये रिक्वायर्ड होता है कि ओवरऑल सब में 7.5 और 7 से नीचे किसी में भी ना हो। राइट। अच्छा, कुछ केसेस में बिल्कुल हल्की, जैसे UK के अंदर पिछले दिनों 4.5 पे बहुत ज्यादा वीजे आए। गोल्डन टाइम था UK जाने के लिए, लोगों से ये भी नहीं हो रहे थे, बाज लोगों से वो कह रहे थे कोई अटेंडेंट चाहिए या कुछ चाहिए, तो इस तरीके से 4.5 ओवरऑल 4 ईच ले आए, और ला के तो आप चले जाएं UK में, आपको वीज़ा मिल जाएगा। पैसे ले रहे थे काफ़ी, बहरहाल ये कि ये वीज़ा रिक्वायरमेंट थी उसकी। तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की। जब हम एकेडमिक वीज़ा की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो सबसे अच्छा स्कोर है वो 7 ईच, 7 इन ईच। कैम्ब्रिज में आपको एडमिशन चाहिए, ऑक्सफोर्ड में एडमिशन चाहिए, तो उनकी बॉटम लाइन ये है, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग किसी में 7 से कम ना है। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर यू नीड 7 ईच। राइट। अच्छा जी।
6.5 overall and 6 each। अगर आपका ये स्कोर आ जाए तो 90% यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, चाहे वो कनाडा की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, यूके की है, न्यूजीलैंड की है, स्वीडन की है, जर्मनी की है, किसी मुल्क की, यूएसए की है। 90% यूनिवर्सिटीज में आपको अगर 6.5 ओवरऑल और 6 ईच, मास्टर्स के लिए, ग्रेजुएशन के लिए भी, एफएससी के बाद भी अगर आपका ये स्कोर आ जाता है तो ये बड़ा अच्छा स्कोर कंसिडर होता है। ठीक है, तो ये आपने अपने जहन में रखना है। ये एकेडमिक वीज़ा के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद 5.5 पे भी वीज़ा लग जाता है, और इससे कम पे भी लग जाता है एकेडमिक इंग्लैंड के अंदर, लेकिन साथ वो एक फाउंडेशन कोर्स कहते हैं यहाँ पे, एले कोर्स भी कोई से कहता है, कोई कुछ कहता है। फाउंडेशन में आपको अंग्रेजी पढ़ाते हैं, 1 साल ले लेते हैं, और 12 लाख रुपया, 12 से 15 लाख रुपया उसका एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं फाउंड अंग्रेजी पढ़ाने का। वही आप 0.5 यहाँ से ज़्यादा लेके चले जाएं तो आपका 12 लाख रुपया बच जाएगा, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं हम आपको दाखला दे देते हैं, फिर भी आपको 12-15 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और आपको उनको फॉलो करना पड़ता है। So this is about band requirement of different countries. So it is better to try to score 7 in each band, 8 each band, 7.5, and it is doable. You cannot say that this is something which is unrealistic. थोड़ी सी मेहनत करें। ये तो बिल्कुल छोटा सा इम्तिहान है, बड़े इम्तिहान तो उसके बाद स्टार्ट होंगे। अगर आप ये नहीं क्लियर कर सकते तो जो बड़े बड़े आगे टेस्ट होने हैं जिंदगी के, वो कैसे करेंगे? थोड़ा सा कंसिस्टेंट होके, थोड़ा सा परसिवेरेंस के साथ, ठीक है, वो कर लेंगे। अब हम बात करते हैं डिफरेंट चैलेंजेस की कि जो एक स्टूडेंट को सामने आते हैं। नंबर 1, सबसे पहले उसको पता ही नहीं होता कि मैंने करना क्या है, मेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं, और वो ना स्ट्रेट अवे जंप कर देता है इसके अंदर। हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट आते हैं जो मैट्रिक करके आते हैं, एक स्टूडेंट आते हैं जो एफएससी करके आते, सॉरी मैट्रिक एफएससी करके आते हैं, एक आते हैं ओए लेवल के। ओए लेवल के बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। उन्होंने कैम्ब्रिज से पढ़ा होता है, बल्कि उनमें अगर उनका ए स्टार ए इस तरह का स्कोर है ओ लेवल के अंदर, उन्हें आइल्स वैसे करना ही नहीं पड़ता। वो अपने डिग्री दिखाते हैं, उसके बाद वो वैसे ही चले जाते हैं पाकिस्तान से बाहर। अब जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने एफएससी की है, तो उसके बाद बेशक डॉक्टर बन गए, वो इंजीनियर बन गए, कुछ बन गए, उनकी अंग्रेजी फारग है। अंग्रेजी कैसे फारिग है? जब हम उसको इंटरनेशनली देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज और चीज़ है, वो अपने सब्जेक्ट्स वगैरह में स्कोर कर लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनली जब किसी टेस्ट देना पड़ता है ना उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज का, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है उनको। अनटिल उन्होंने कोई खुद से तैयारी की हो, किसी का कोई माँ बाप अच्छे हैं, कम्पिटेंट हैं, उन्होंने तैयारी करा दी, कोई सीएसएस की तैयारी करने बैठ गया, कोई वैसे ही बहुत ज़्यादा अंग्रेजी का शौकीन था, उसने कोई नॉवेल्स पढ़, ये कर, ग्रामर की किताबें ख़त्म कर, और बड़ी मुश्किल से, कहीं ना कहीं फिर भी लिमिटेशंस रह जाती हैं। वो जो बचपन की लिमिटेशंस है ना, जो क्लास 5, 6, 7 के अंदर, 7वीं क्लास तक आपकी अंग्रेजी ख़त्म हो लेनी चाहिए, बेहतरीन इंग्लिश होनी चाहिए आपकी 7वीं क्लास तक। बेहतरीन नहीं, बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। आपकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, आपकी पैराग्राफिंग, आपकी सारी चीज़ें, lexical resources, pronunciation, fluency. It should be on your reflexes, your background knowledge. You can develop your arguments, you can debate on different topics. So this should be, I mean, it is expected in most of the students जो कि आगे जाना चाह रहे हैं। अंग्रेजी एक ऐसा ढोल है जो आपके गले में पड़ा है, ये बजाना पड़ेगा। इसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये एक डिबेट है, अलग से डिबेट है। ये अच्छी चीज है, नहीं अच्छी चीज, लेकिन ये जरूरत है, ये तो सबका इस पे कंसेंसस है। जो इसको अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं, कोई भी ये नहीं कहता कि हमारी जरूरत नहीं है। जरूरत तो अब बन गई है, ठीक है ना, अभी करनी तो है। आपको पता है सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है इंग्लिश लैंग्वेज की, जहाँ पे लोग सीखते हैं? सबसे ज्यादा दुनिया में लोग चाइना में इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं। अगर हम कहते हैं ना चाइनीज ने देखी अंग्रेजी सीखी नहीं, वो सीखते हैं। सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा
जो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर जो आपका डॉलर्स कमाते हैं बाहर के मुल्क वाले, वो चाइना के अंदर कमाते हैं। इसका मतलब है उनको भी अवेयरनेस है कि हमें इसको सीखना है। लैंग्वेज एक नॉलेज है, इससे कोई ना अफजल हो जाता है ना कोई बरतर हो जाता है, ये आपने सीखनी पड़ती है। तो सबसे पहली चीज अवेयरनेस। अवेयरनेस हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी, माजरत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस में भी बहुत ज़्यादा टीचर्स को भी पता नहीं है कि आइल्स के अंदर, क्योंकि उन्होंने इन डेप्थ स्टडी नहीं की हुई ना इसको। खाली एम इंग्लिश करके इसको नहीं पढ़ाया जा सकता, ये स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे न्यूरो के सर्जन होते हैं वो सिर्फ दिमाग को देखते हैं, पेडियाट्रिशियन होते हैं वो बच्चों को देखते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से डिफरेंट के हेमाटोलॉजिस्ट वो ब्लड को देखते हैं सिर्फ। तो जैसे ये डिफरेंट फिजिशियंस हैं, इनकी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है। इस तरह कोई सीएसएस के टीचर्स होते हैं, कोई मैट्रिक इंटर के होते हैं, कोई आइल्स के होते हैं। और आइल्स के भी तजर्बे के साथ साथ इसका थ्योरेटिकल नॉलेज होता है बहुत ज़्यादा। फिर कुछ अरसे के बाद जाके एक बंदा सही इसमें टीचर बनता है। तो एक तो ये रीज़न है कि इसकी मतलब प्रॉब्लम लोगों को समझ नहीं आती ना, खुद से उसकी स्टडी नहीं होती। मुझे इसके अंदर तकरीबन पढ़ने पढ़ने में, मेरा एमफिल भी इसमें गया, मेरा एमफिल में रिसर्च भी इसके अंदर गई एमफिल के अंदर, फिर उसके बाद फिर मतलब बड़ा टाइम लगा इसको थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा ग्रास्प करते हुए, इसके ऊपर ओवरकम करते हुए थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो अवेयरनेस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि उनको ये बताओ कि राइटिंग में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, लिसनिंग में कौन सी हैं, रीडिंग में कौन सी हैं, स्पीकिंग में कौन सी है। दूसरी चीज, जब अवेयरनेस का पता लग जाए तो फिर आपको पता लगना चाहिए आपकी ग्रे एरियाज कौन से हैं, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है ना। गलतियां क्या है एक्चुअली। अब कहते हैं राइटिंग इंप्रूव करनी है, तो क्या करना है इंप्रूव राइटिंग में। राइटिंग में आपको क्या कैबरी इंप्रूव करनी है, तो कौन सी कैबरी करनी है, ये क्वेश्चन है ना। ग्रामर करनी है तो ग्रामर में क्या करना है, लॉन्ग सेंटेंसेस हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, क्लॉजेज हैं, पंक्चुएशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, पैराग्राफिंग है, कोहेजन है, कोहेरेंस है, लिंकिंग सेंटेंसेस हैं, वोकेबलरी है। कौन सा आपका एरिया कौन सा खराब है, ये तो पहले लिख लें, पता लगे कि कौन सा है। उसके बाद फिर जो तीसरी चीज है ना, वो प्लानिंग आ जाती है इसके अंदर। अब अक्सर कहते हैं जी रीडिंग करनी है, रीडिंग, अच्छा जी हम आपको रीडिंग पढ़ा देंगे। क्या पढ़ाएंगे रीडिंग के अंदर। एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, आइंदा के लिए भी ना, कभी भी आपने कहीं एजुकेशन हासिल करनी हो, कोई कोर्स वर्क करना हो, दो क्वेश्चन आपने स्ट्रेट अवे जाके करने हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर। एक उन्हें कहना है कि जी करिकुलम अगर है तो दे दें, अगर आपके पास करिकुलम है, जो भी हम कोर्स करना चाह रहे हैं वो दे दें। दूसरी चीज आप उनसे कोर्स आउटलाइन मांगे, उन्हें कहे जी कोर्स आउटलाइन दे दें हमें कि हमने रीडिंग में किन किन चीज़ों को कवर करना है, राइटिंग में किन किन चीज़ों को कवर करना है, लिसनिंग में किन किन चीज़ों को कवर करना है, और स्पीकिंग में किन किन चीज़ों को कवर करना है। या ये तो नहीं है कि आज एक बच्चा आया, कल दूसरा आया, तो फिर दोबारा से शुरू हो गए, तीसरा आया तो फिर दोबारा से शुरू हो गए, या एक ही चीज़ को घुमाते फिरे एक ही जगह पे। कोई प्लान है आपके पास कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हमने किधर जाना है। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर रीडिंग को, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग को सबको एड्रेस करना पड़ेगा। अब रीडिंग में क्या करना है, रीडिंग में आपने वोकैबलरी बनानी है, रीडिंग में आपने पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है, रीडिंग में आपने कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है, रीडिंग में आपने पैराग्राफिंग को अंडरस्टैंड करना है, रीडिंग में आपने कोहेजन को अंडरस्टैंड करना है, रीडिंग में आपने ट्रांजिशंस को अंडरस्टैंड करना है, रीडिंग में आपने डिफरेंट क्वेश्चंस की डिफरेंट टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करना है। रीडिंग के अंदर स्किमिंग का आइडिया हो, रीडिंग के अंदर स्कैनिंग का आइडिया हो, रीडिंग के अंदर टाइम मैनेजमेंट का आइडिया हो, और रीडिंग के अंदर आपको ये पता लगे कि अगर कोई आपके पास ऐसे पैसेजेस आ जाते हैं कि जिससे आप फेमिलियर नहीं है पहले, तो उसको अटेम्प्ट करने की क्या अप्रोच होगी। तो रीडिंग भी खुद से एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, खाली ये नहीं कि बैठे रीड करें बैठे रीड करें, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। वो तो देखें, थर्मामीटर बार बार मुंह में डालने से बुखार उतरता है, नहीं उतरता ना। वो तो पैराडॉल खाएंगे तो उतरेगा। तो इसी तरीके से जब आप बार बार टेस्ट देंगे तो आप वहीं पे घूमते फिरेंगे। आपने एक टेस्ट दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, तो वो ऐसे ही है जैसे आप थर्मामीटर मुंह में डाल रहे हैं।
अभी डाला, अगली दफा सोचा अच्छा बुखार उतर जाएगा, फिर डाला, फिर सोचा बुखार उतर जाएगा, फिर डाला। वो तो 102 है तो 102 ही रहेगा, बेशक जितनी देर मर्जी डालें। तो एक दफा आपने टेस्ट दिया या 10 दफा दिया, जब तक आप उसकी फंडामेंटल जो चीजें हैं उनके ऊपर वर्कआउट नहीं कर रहे, फाउंडेशन पे नहीं काम कर रहे, बाकी चीजों पे नहीं कर रहे, तो उस वक्त तक उसके स्कोर में इजाफा नहीं होगा। इसके लिए तीन चीज़ों को इंशाल्लाह ताला कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मंडे से। और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कुछ, कि कहाँ से हमने डाटा वगैरह बाकी चीज़ें कैसे लेनी है। आखिरी चीज़ जो मैं हर दफ़ा डिस्कस करता हूँ सारे स्टूडेंट्स के साथ, इस ट्राइंगल को याद रखना है आपने। इस ट्राइंगल के ऊपर है जी फाउंडेशन। फाउंडेशन बिल्कुल ट्राइंगल के टॉप पे है। इसके एक कोने पे लिखा हुआ है प्रैक्टिस, और इसके दूसरे कोने पे लिखा हुआ है टिप्स। अक्सर लोग कहते हैं जी वी विल टेल यू डिफरेंट टिप्स टू अटेम्प्ट आयल्स। अच्छा, अगर टिप्स के बाद भी ना स्कोर आया तो फिर क्या करेंगे? टिप्स एक फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन टिप्स से खाली स्कोर नहीं आता। आपके 4 बैंड हैं, 5 हैं, आपको 7 चाहिए, जो मर्जी टिप यूज कर लें, मजाल है आपको 7 आ जाएगा। आपके 5 से 5.5 हो जाएंगे, 4 से 4.5 हो जाएंगे मैक्सिमम, बस। फाउंडेशन कहते हैं कि जो आपके ग्रे एरियाज हैं, ग्रामर के, स्पेलिंग के, वोकेबलरी के, प्रोनाउंसिएशन के, ठीक है ना, इन चीज़ों के ऊपर आपने काम करना है। 6 बैंड के लिए खास तरह की ग्रामर चाहिए, 7 के लिए डिफरेंट चाहिए, 5 के लिए डिफरेंट चाहिए। अगर आप 7 की ग्रामर नहीं तैयार करेंगे तो कुछ भी कर लें, आपके ग्रामर में नहीं स्कोर आने लगे। और ग्रामर में ना आए तो बाकियों पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, रीडिंग पे, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, सब पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। वोकेबलरी आपकी बड़ी प्रिलिमिनरी लेवल की है, बेसिक लेवल की है। और वोकेबलरी में आपको C1 कैटेगरी के ऊपर आना है। C1 यानी 7 बैंड की वोकेबलरी चाहिए आपको। अनकॉमन वर्ड्स सीखने हैं, कोलोकेशन सीखनी है, प्रिसाइज कन्वर्सेशन सीखनी है। जब ये सारी चीज़ें सीखनी है तो फिर आप बेसिकली फाउंडेशन को जब तक इस पे काम नहीं करेंगे तो एक सर्टन लेवल आपका अचीव नहीं होगा। ये दो चीज़ों पे काम कर लें। कैसे काम कर लें? मेरे लेक्चर ले लें, पढ़ लें, टिप्स पे काम कर लें। लेकिन ना तो आप बोल रहे हैं, ना आप ऐसे लिख रहे हैं, ना आप रीडिंग के टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ना आप लिसनिंग के टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ लेक्चर ले रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे काम हो रहा है, क्लैरिटी आती जा रही है, बोला नहीं जा रहा, लिखा नहीं जा रहा। लिखने बैठते हैं तो लिखा नहीं जाता, बोलने बैठते हैं तो बोला नहीं जाता। तो प्रैक्टिस के बगैर दोनों चीजें नाकाम हो जाएंगी। ना आपकी फाउंडेशन काम करेगी जो उसके लेक्चर्स हैं, और ना आपकी टेक्निक्स काम करेंगी। और अगर आप प्रैक्टिस करते रहें, फाउंडेशन पे काम ना करें, तो गलत प्रैक्टिस करते जा रहे हैं आप। फिर एक गलत चीज की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, वो भी टाइम बर्बाद होगा। फाउंडेशन और प्रैक्टिस दोनों कर रहे हैं तो आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप टिप्स को सीख लें तो उसमें भी इजाफा हो जाएगा। फाउंडेशन प्रैक्टिस के बाद अगर आप टेक्निक्स सीख लें तो वो काम जो 6 महीने साल बाद होना है, वो 5-6 दिन बाद हो जाएगा। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और लैंग्वेज इज नॉट लर्निंग, इट इज़ एक्विजिशन। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड एक्विजिशन। तैरना एक्विजिशन है। आपको पूरे लेक्चर दे के समझा के पानी में फेंके तो होते आएंगे। क्यों? लर्निंग नहीं कराएगी, कराएगी। ऊपर प्रेजेंटेशन बोर्ड बताया गया, बैठाया गया, आपको ऐसे करना है। आपको हवा में हाथ पांव घुमा के भी दिखाया गया, एक बंदा तैरता हुआ दिखाया गया आपको, पूरा समझा के, कोई 2-4-6 घंटे लगा के, 7 दिन लगा के, दुनिया के बड़े बड़े कोचेज आपके पास आ गए और आपको सारे समझाने लगे कि ऐसे तैरना है। उसके बाद उठा के उन्होंने आपको 16 फुट गहरे पानी में फेंका, तो सारी थ्योरी श्योरी आपकी फारग और यकदम होते शुरू हो जाएंगे आपके। क्यों? प्रैक्टिस कोई नहीं थी। तो दैट इज एक्विजिशन। यू नीड टू एक्वायर दैट सिस्टम। साइकिल चलाना एक्विजिशन है। बॉडी इन्वॉल्व हो रही है इसके अंदर।
प्रैक्टिस चाहिए आपको, नॉलेज अपनी जगह पे। शायद आप दूसरे बंदा जो प्रैक्टिस कर रहा है और आप कर रहे हैं जल्दी कर जाएंगे क्योंकि आपके पास थ्योरी है सारी, ठीक है ना, जल्दी जल्दी फास्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, उस एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ेगा। जबकि जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे हम मैथ की बात करते हैं, बाकी और चीज़ें, मैथ में प्रैक्टिस चाहिए होती है, और भी चीज़ें, उसमें आपको एक्वायर नहीं करना है आपके आर्टिकुलेटर्स को, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, आपकी ब्रेन को, राइट। सो यू नीड टू वर्क ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। ठीक है जी। तो मेरी वेबसाइट है wisdom.com। आपके पास तकरीबन सारा 90% मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है। 1 साल के क्वेश्चंस यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप राइटिंग के इसमें आ जाएं, ऐसे राइटिंग में है। एक क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे ग्रुप में मैडम सेंड करती जाती हैं। कोशिश करें 1 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ उसके ऊपर आप लिखें। ये देखें, जनवरी फरवरी हर रोज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। वो यहाँ से पिक करके डेट वाइज आपको क्वेश्चन सेंड किए जा रहे होते हैं। लेटेस्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी सेंड किए जा रहे होते हैं। तो एक तो काम आपने डे 1 से डे एंड तक करना है, वो ये कि आपने राइटिंग करनी है रोज। अब वो ठीक लिखा जाए वो एक अलग डिस्कशन है, गलत लिखा जाए एक अलग डिस्कशन है, लेकिन करनी है। दूसरा काम आपने रीडिंग करनी है रोज। तीसरा काम आपने लिसनिंग करनी है रोज। और चौथा काम आपने स्पीकिंग रोज करनी है। अब ये तो सारा आ गया प्रैक्टिस में। उसके साथ अब एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड इंक्यूबेशन टाइम। स्पीकिंग के पूरे पेपर्स यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ पे 9 बैंड की 500 वर्ड्स की वोकेबलरी पड़ी हुई है। यहाँ पे उर्दू के अंदर बुक्स 6 से 10 11 12 तक ट्रांसलेशंस पड़ी हुई हैं। अगर आपको रीडिंग की ट्रांसलेशन नहीं मिल रही तो आप यहाँ से हमारी वेबसाइट पे ट्रांसलेशंस भी पड़ी हुई हैं। यहाँ पे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस पड़े हुए हैं जो आपके आपको आइल्स के अंदर चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पे आपके अगर बिल्कुल लो लेवल है तो बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे बुक 6 से लेकर 18 19 तक जितनी भी किताबें हैं स्पीकिंग के सारे टेस्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे 500 वर्ड्स की वोकेबलरी स्पेलिंग जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गलत होते हैं यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ पे 200 वर्ड्स वो प्रोनाउंसिएशन जो कि स्टूडेंट्स की ठीक नहीं होती, जनरली ठीक नहीं होती, जो हम गलत पूरे पाकिस्तानी बोलते हैं, वो यहाँ पे पढ़े हुए हैं। यहाँ पे मेरे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स पढ़े हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए, अगर कोई आप यहाँ से देखना चाहे। कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मेरे यहाँ पे भी पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। ये स्पीकिंग के सारे टेस्ट हैं, और काफ़ी टेस्ट हैं जिनके 4 बैंड के और 8 बैंड के दोनों आंसर्स दिए हुए हैं। काफ़ी टेस्ट ऐसे हैं जिनकी उर्दू भी दी हुई है, सवाल पढ़ के नहीं समझ आ रही तो नीचे उर्दू लिखी है, ये देखें। ठीक है ना। तो इसको पाकिस्तान इंडिया वाले तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी उनको पता ही नहीं है शायद। हमारे अपने स्टूडेंट भी नहीं इतना यूज़ करते इसको। करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं। और डाटा इसमें इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है कि मैंने खुद से डिज़ाइन किया है। पिछले 10 सालों में वेबसाइट बनी है, लेकिन इस डाटा को ढूंढने के लिए मुझे खुद से इस पे सर्च करनी पड़ती है। तकरीबन 6 700 से ज़्यादा पेजेस हैं। 9 बैंड के एसेज लिखे हुए पड़े हैं। 60 लेटर्स पड़े हुए हैं इसके अंदर। इसके अंदर दूसरे क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं। 50 60 के करीब एसेज अटेम्प्ट किए हुए पड़े हुए हैं। और पूरे साल के ऐसे अगर आप रोजाना एक करें तो ऐसे ख़त्म नहीं होंगे आपके। वो लदा पड़े हुए हैं स्टूडेंट्स के जिनके 8 8.5 7.5 7 बैंड्स आए हुए हैं। उनके लिखे हुए आंसर्स पड़े हुए हैं, मेरे लिखे हुए आंसर्स पड़े हुए हैं कई जगहों पे। तो इस वेबसाइट को आपने हिफज कर लेना है, ayazaslam.com। और उसके अलावा कुछ चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी डेफिनेटली, लेकिन ये कि सारा मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है और आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला मंडे से हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगी 8 बजे से, और उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से इसको आगे लेके चलेंगे। अगर कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहें, कुछ भी आपका दिल करे, अगर मेरे नॉलेज में हुआ तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा, आप पूछ सकते हैं। जी सैरिश, अस्मा, मरियम। सर आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी एक्चुअली पूछना चाह रही थी, आइलेट्स का भी जो टेस्ट है वो नॉर्मली अभी ऑनलाइन लिया जा रहा है, लाइक कंप्यूटर बेस्ड।
ऐसा है? ऑनलाइन ऑनलाइन ही होते, कंप्यूटर पे टेस्ट होते हैं। यस, कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है। तो मैं हाँ, ये पूछना चाह रही हूँ कि कंप्यूटर बेस्ड की ट्रेनिंग भी हमें दी जाएगी कि नहीं? आप सारे आंसर मुझे लिख के कंप्यूटर पे भेजते हैं। कंप्यूटर भी हम पढ़ रहे होते हैं, यहीं पे हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, सारा कुछ है ही कंप्यूटर पे। ऑलराइट। जी, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहे? अच्छा जी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।